मोहब्बत के लिए कुर्बानी देने वाले एक आशिक की नामुरादियाँ। अवाइल सरमा की चमकीली और खुशगवार धूप में जाहिद हाथ में बड़ा सा रजिस्टर पकड़े खुले मैदान में खड़ा था। वो सामने पड़े नई फसल की कटाई के ढेरों गल्ले पर एक नज़र डालता, फिर उंगलियों में फंसे कलम के इशारे से इन्हें गिनता और कुछ हिसाब किताब लगाता। इसके बाद वो रजिस्टर में दर्ज करने लगता। इसके इर्द गिर्द सरसब्ज लहलाते खेत बिखरे हुए थे। कुछ हारी काम और बटाई में मसरूफ थे। बाईं जानिब के खेत में एक ट्रैक्टर चल रहा था, जिसमें लगे रिकॉर्ड से सिंध के मशहूर लोकगीतों की आवाज़ उभर रही थी। इसके अक़ब में ज़रा दूर गोट के कच्चे पक्के घरों और सरकंडों के बने झोपड़ों की कितारें दिखाई दे रही थी। खेतों के दरमियान से एक बल खाता रास्ता उस आबादी तक और दूसरी जानिब वो मेन रोड पर जाता हुआ नजर आ रहा था। जाहिद की उम्र 25 साल थी। वो खूब घुटे हुए जिस्म का और दरमियाने कद का खूबसूरत नौजवान था। रंगत सांवली थी, सर पर शीशों के काम वाली सुर्ख सिंधी टोपी पहन रखी थी। जिस्म पर बेदाग शलवार कमीज थी। इसके ज़रा अक़ब में एक घने पेड़ तले एक रली बिछी पड़ी चारपाई थी और पास ही एक नई मोटरसाइकिल खड़ी थी। इसके हमरा एक मजहूल सा उम्र रसीदा हारी खैरबख्श खड़ा था, जिससे जाहिद कभी कभार कुछ पूछ लेता था। चाचा खैरबख्श, क्या बात है? इस बार हरी फसल कम उतरी है? जाहिद ने ज़रा कड़क कर बूढ़े हारी से पूछा, जो अपने पूरे ख़ानदान समेत यहाँ खेत मजदूरी करता था। साईं, पानी का मसला था। इस बार बारे का पानी हमें कम मिला है, इसने थके थके लहजे में जवाब दिया। पानी? मगर चाकर खान तो कह रहा था कि पानी पूरा छोड़ा गया है, जाहिद बोला। खैरबख्श ने कुछ कहना चाहा, मगर जाहिद फ़ौरन इसकी बात काट कर बोला, अरे चाचा, पालक तो सच्चल फसल है, घोड़ी के दुम के बाल की तरह उगती है। उधर काटते जाओ, उधर दोबारा उगती जाती है। लगता है कुछ हेरा फेरी हो रही है। बिल्कुल नहीं मुंशी साईं, खैरबख्श एकदम हाथ जोड़कर बोला। सारा हिसाब आपके सामने तो है, बाकी एक एक पाई का हिसाब आप मुझसे ले सकते हैं। अच्छा, अब ज़्यादा बातें ना कर। साईं मुख्तार की चंद एकड़ ज़मीन तुझसे संभाली नहीं जाती। ऐसा ना बोले मुंशी साहब, मेरा पूरा ख़ानदान, क्या मर्द क्या छोटे बड़े और बूढ़े औरतें, सभी तो जुते रहते हैं। जाहिद ने कोई जवाब नहीं दिया और कलम जेब में उड़सा रजिस्टर बंद किया, फिर चारपाई पर आकर पाँव झल्लाए बैठ गया। चाय पानी हाजिर करूं मुंशी साहब? खैरबख्श ने करीब आकर कहा। नहीं, अब मैं चलूँगा, जाहिद ने जवाब दिया और थोड़ी देर बाद अपनी नई बाइक की तरफ बढ़ा। रजिस्टर इसमें अटकाया और सवार होकर किक मारी। बाइक स्टार्ट हो गई और वो आबादी की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ हो लिया। जाहिद का रुख साईं मुख्तार के घर की तरफ था। इसके घर की तरफ जाते हुए इसके अंदर हमेशा ही लड्डू फूटते थे। दिल अजीब तरह धड़कता था। इसकी आंखों में एक प्यास और शौक दीद जैसी चमक हिलकोरे लेती लगती थी। वो तो गोया साईं मुख्तार के घर बार बार जाने के बहाने ढूंढा करता था और वहाँ जब भी जाता पूरा एहतमाम किया करता था। मसलन गुसल, नए कपड़े और नई टोपी के अलावा वो अपनी मूँछों और सर के बालों में भी खूल तेल चिपड़ा करता था। वो जब तक साईं मुख्तार के घर की राह में होता है, इसके चश्मे तस्वुर में सोनी का गुलनार चेहरा गर्दिश करता रहता, हत्ता कि जब तक वो मुख्तार के घर पहुंचने जाता और सोनी का दीदार नहीं कर लेता। इसके लिए बड़ी होशियारी और मुहतात रवि का पूरा ध्यान रखता था कि कहीं मुख्तार को किसी किस्म का शुबा ना हो जाए। वो हिसाब किताब देने के गर्ज से इसके घर पहुंचा। सूख ईंटों से बना इसका घर का खासा कुशादा था। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। बाइक को स्टैंड पर खड़ी कर चुका था और अब रजिस्टर इसके दोनों हाथों में दबा हुआ था। कौन है? अंदर से हस्बे तोको मुख्तार की आवाज़ सुनाई दी। साईं बड्डा, मैं हूँ जाहिद, इसने जवाब में कहा। ज़रा देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने एक 60-65 साल उधेड़ उम्र शख्स खड़ा था। इसके दाढ़ी मूँछों के बाल दसमा किए हुए थे। कद मुनासिब था, सेहत ठीक ही थी। वो शलवार कमीज में मलबूस था। वो एक छोटा ज़मींदार था। चंद एकड़ ज़मीन थी, इस पर इसकी गुजरान थी। इसकी बीवी मर चुकी थी। एक ही बेटा था, जवान, जिसे ज़िम्मेदारी से ज़्यादा पढ़ाई का किसी बड़े शहर में जा बसने का शौक़ था। सो वो इसने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करके हैदराबाद में बस पूरा कर लिया था। वहीं इसने अपनी पसंद की शादी भी कर ली थी। बाप बेटे का ताल्लुक बस अब इस कदर था कि फ़ोन पर बात हो जाती। जाहिद इसका मुंशी था। आजा अंदर, मुख्तार ने इससे कहा और वापस पलट गया। जाहिद धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ। सामने कुशादा सेहन था। सामने की रुख पर 2 बड़े कमरे थे और दाएं जानिब औताक थी। वहाँ मुख्तार कभी कभार अपने चंद हारियों यार दोस्तों के साथ निश्त जमा लिया करता था, मगर जाहिद को वो घर में ही बुला लेता था। इसकी ज़मीनों का सारा काम और दरसरी यही संभाले हुए था। जाहिद को इस बात पर फ़ख्र भी होता कि सिर्फ वही फ़र्द वाहिद एक ऐसा फ़र्द है जिसे मुख्तार ने अपने घर के अंदर आने का इख्तियार दे रखा था।
ये सोचकर कभी कभी इसका ज़मीर मुलामत भी करता था कि वो इस तरह अपने ही मालिक के घर पर सींध लगाने की सोचे हुए है। फिर जाने कौन सी तावील तोजी से खुद को तसल्ली भी देता कि वो कुछ ऐसा गलत भी नहीं कर रहा है। सहन में हालांकि नक्शीन पायों वाली कीमती बान की बड़ी सी चारपाई बिछी हुई थी और इस पर रली थी। वो मुतलाशी और बेचैन नजरें चारों तरफ घुमाता हुआ चारपाई पर बैठ गया। चारपाई के सामने सरकंडों का एक ऊंची पुश्तगाह वाला मूड़ा धरा था। मुख्तार उस पर बैठ गया। हाँ भाई जाहिद, क्या खाएगा? इसने अपने नौजवान मुंशी से पूछा। कुछ नहीं साईं, बस ज़रा बटाई थी इसलिए कुछ हिसाब किताब देने आया था, जाहिद ने सादतमंदी से कहा। और एक बार फिर इसने सामने के दोनों कमरों की तरफ कनखियों से देखा। इससे मायूसी हुई। सोहनी इसे दिखाई नहीं दी। फिर वो मुख्तार के सामने रजिस्टर खोल के बैठ गया और बहाने से इसे मुख्तलिफ मसाइल में उलझाकर इस बैठक को तूल देने लगा कि कहीं मुख्तार इसे जल्द ही घर से रुखसत न कर दे। अड़ियो सोहनी, ज़रा 2 कप दूध पत्ती चाय बना दे। दफतन मुख्तार ने कमरों के बरामदे की जानिब मुँह करके आवाज़ लगाई और जाहिर का दिल यकबारगी मुसर्रत के बेपाया एहसास तले ज़ोर से धड़का। आज इसने तहिया कर रखा था कि वो सोनी को नज़रों ही नज़रों में अपने दिल का, अपनी पसंदीदगी का पैगाम ज़रूर देगा। इसे डर भी लगता था कि कहीं वो इसकी शिकायत अपने खामिद से न कर दे, मगर अब इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। इश्क था तो फिर डरना कैसा, वो खुद को तसल्ली देता। आती हूँ। अंदर से सोनी की मुतरन्नम आवाज़ ने जाहिद के मन मंदिर में उजाला सा बिखेर दिया। इसने अपने और मुख्तार के सामने खुले पड़े रजिस्टर पर कलम रखा और बज़ाहिर कुछ बताने लगा, लेकिन साथ ही वो तिरछी नज़रों से सोनी की तरफ भी देख रहा था। जब एक कमरे से निकलकर बाईं जानिब बनी रसोई की तरफ बढ़ रही थी, वो हस्बे साबिक सुर्ख झिलमिलाते लिबास में थी, जिसके सरों का दो सेम तन पर बहुत भला महसूस होता था। इसकी उम्र अपने उधेड़ उम्र शोहर मुख्तार से आधी से भी कम थी। वो बमुश्किल 20-21 की होगी। खूबरू और पुरकशिश, हसीनो जमील, नाजुक अंदाम। जाहिद के नज़दीक बस ये पैसे का खेल था कि सोनी एक गरीब हारी माँ बाप की इकलौती जवान बेटी थी और मुख्तार ने इसके माँ बाप को बड़ा भारी इब्जाना देकर इससे निकाह कर लिया था। गुर्बत की पोट से हमेशा मजबूरी ही जन्म लेती है और मजबूरी इंसान को किसी न किसी कुएं में ज़रूर धकेलती है। सोनी भी भरी जवानी में एक बुढ़े के बेकैफ और बेरौनक ज़िंदगी में धकेल दी गई। सोनी के गरीब माँ बाप भी मजबूर थे, वो मुख्तार के मकरूज़ थे। शादी के बाद वो कर्ज भी माफ़ कर दिया गया था। सोनी बिल्कुल इस बुढ़े गिद्ध के लायक नहीं, इसने इसे कैदी बना रखा है। मैं सोनी को एक दिन इस बुढ़े गिद्ध के गरसना चोंच से ज़रूर निजात दिलाऊंगा। कभी ना कभी मेरी जानिब माइल तो ज़रूर होगी। जाहिद हर रोज़ एक नए अज़्म के साथ ही सोचा करता। सोनी ज़रा देर बाद चाय के बर्तन लिए रसोई से आने लगी तो इस दौरान मुख्तार को गुस्ल खाने में जाने की सूझी और वो उठकर ज़रा देर के लिए चला गया। अब सोनी और जाहिद आमने सामने थे। वो यकटक महवियत और मखमूर सी नज़रों से सोनी को तकने लगा। सोनी ने चाय की ट्रे करीब धरी, मेज़ पर झुक कर रखी। इसे अपनी जानिब तकते पाकर पहली बार थोड़ा सा मुस्कुराई तो जाहिद की हौसला अफजाई के लिए गोया ग्रीन सिग्नल मिल गया। इसने सोनी की नाजुक कलाई थाम ली। इस वक्त वो ट्रे रखकर सीधी होने लगी थी। कलाई जाहिद की गिरफ्त में आते हुए उसका झुकी झुकी जाहिद की तरफ तकती गई। गोया यहाँ भी बुरा नहीं मनाया गया था तो जाहिद का दिल और बड़ा हो गया। मख्फी मगर ख्वाबीदा आतिशफशां की मिसल के इसके अंदर के जज्बात थे कि लावे की तरह उबल पड़े। सोनी, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ, तेरी ही खातिर यहाँ आता हूँ और मेरी प्यासी नज़रें तुझे ही तलाश करती रहती हैं। मैं शादीशुदा हूँ। सोनी ने बहुत धीरे से, बहुत एहतियात से, इशारे में मगर मुफस्सल जवाब दिया। ये शादी नहीं, धोखा है, इसने होले से कहा। साथ ही इसकी नज़रें पास के गुस्ल खाने की जाने भी उठ जाती थी। धोखा कैसा, मेरी मर्जी शामिल थी, सोनी ने भी जवाब में होले से कहा। इसकी भी सुरमगी निगाहें बार बार गुस्ल खाने की तरफ उठने लगी। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मजबूर वालिदैन की, जाहिद ने कहा अपने दिल पर हाथ रखकर। अपनी मर्जी का बताओ। सोनी कुछ न बोली। सोनी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो गया हूँ। तुम्हारा इस बुढ़े से कोई जोड़ नहीं, इसने तुम्हारी मजबूरी से खेला है। मुझे तुम पर तरस भी आता है कि तुम्हें नहीं आता अपने आप पर तरस। देखो, ज़िंदगी का सफ़र बहुत तवील होता है और तुम्हारी ज़िंदगी तो पहाड़ सी पड़ी है, मगर इसमें क्या है सिवाय बंजर और खुश्क साली के। मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ, मेरे साथ भाग चलो। जाहिद जैसे आपे में ना रहा। सोनी इसकी बातों पर सुर्ख हुई, मगर ये सुर्खी नहीं लाली थी। इसमें तैश के बजाय लाज की झलक थी, मगर आंखों से खौफ भी नमूदार हुआ और कुछ गहरी सोच के आसार भी उभरे थे। जैसे इसने जाहिद की तरगीब पर लम्हा भर को गौर किया। वो बोली, मेरा शोहर जिंदा है। सोनी ने बिलाखिर कहा। इसके एक लफ्ज़ ने जाहिद को बहुत कुछ समझा दिया। इसी वक्त सोनी ने इसे अपना हाथ छुड़ाया और कमरे की जानिब बढ़ गई, क्योंकि गुस्ल खाने से खंगारने और दरवाज़ा खोलने की आवाज़ उभरी थी।
जाहिर ने भी जल्दी से रजिस्टर अपनी गोद में खोले रखा, उस पर अपना सर झुका दिया। थोड़ी देर बाद उसके घर से रुखसत होकर अपनी बाइक पर बैठ रहा था। अपने घर के रास्ते पर बाइक दौड़ाते हुए इसके दिलो दिमाग में सोनी का वक्त यही एक जुमला गर्दिश कर रहा था, मेरा शोहर जिंदा है, मेरा शोहर जिंदा है। वो इसका मतलब अच्छी तरह समझ रहा था।